हम देखते हैं जैसे कि सिस्टम यानहाओ का एफिनिटी बताता है 0, वैसे ही झांग जिन हंसते हुए कहता है तुम एक लूजर हो, बड़ी बड़ी बातें सिर्फ करते रहते थे, यहाँ तक कि बीस्ट कोर ने भी तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। यानहाओ को देखते हैं जो बीस्ट कोर को देख रहा होता है। जब भी वह देखता है कि उसका क्रिम्सन एनर्जी उस छोटे से क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, उसे देख के यानहाओ परेशान हो जाता है और कहता है मेरा बॉडी अपने इच्छा के विरुद्ध इसे एब्जॉर्ब कर रहा है। ये सुनते ही जिनयन भागते हुए आती है और उस एरर मशीन की ओर चली जाती है और कहती है एफिनिटी 0, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब तक कि सबसे बुरा हाल 1% नहीं दिखाई दिया। और वह उस मशीन में टाइप करते हुए कहती है मुझे इसे रिकॉर्ड करना होगा। हम देखते हैं झांग जिन को जो खुश हो जाता है और इंस्ट्रक्टर ली से कहता है यानहाओ ने बीस्ट कोर को चुरा लिया है, उसके हाथों से बीस्ट कोर गायब है। ये सुनकर इंस्ट्रक्टर ली यानहाओ से कहता है अपना हाथ ऊपर उठाओ, मुझे दिखाओ कि कलाई गार्ड में बीस्ट कोर लगा है कि नहीं। ये सुन के यानहाओ अपना हाथ उठा के इंस्ट्रक्टर ली को दिखाने लगता है। ये देख के इंस्ट्रक्टर ली कहता है तुम्हारा बीस्ट कोर कहाँ गया, मुझे समझाने की कोशिश करोगे। ये सुन के यानहाओ भी कहता है मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, और अपने मन में सोचता है मुझे जल्दी से कोई बहाना बनाना होगा वरना मैं लैब का चूहा बन जाऊंगा जो भागता फिरेगा। और वह अपने हाथों में रेड एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और कहता है मैं इस बीस्टिफिकेशन को बीस्ट कोर से एक एबिलिटी में फॉर्म कर दूंगा। और वह अपने हैंड को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। उसके हैंड को देख के झांग जिंग हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है। जब इंस्ट्रक्टर ली अपना वेपन निकाल लेता है और सभी से कहता है सभी लोग पीछे हट जाओ। और इधर हम देखते हैं जिनयांग को जो उसके बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन देख के खुश हो जाती है और कहती है क्या ये सचमुच में हो सकता है बीस्ट इन्फिकेशन। और हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर ली को जो रेडी होता है और सभी से कहता है सभी लोग पीछे हट जाओ। और अपने मन में सोचता है मेरे पास बस एक ही चॉइस है, मुझे इसे एलिमिनेट करना होगा। जब भी जिनयांग चिल्लाते हुए कहती है यानहाओ क्या तुम मुझे सुन सकते हो। ये सुनकर यानहाओ कहता है क्या कुछ गलत हुआ। ये सुनते हैं इंस्ट्रक्टर ली यानहाओ से कहता है क्या तुम अपने माइंड को लूज नहीं किए। यानहाओ अपने हैंड को नॉर्मल करते हुए कहता है ऐसा लगता है कि मुझे इस बीस्ट कोर से एबिलिटी मिली और ये अपने आप ही अंदर घुस गया और ये हुआ। जिनयांग को देखते हैं जो यानहाओ के पास आ जाती है और कहती है वह बर्जक नहीं हुआ, यह एक ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी है, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये सुन के इंस्ट्रक्टर ली भी अपना वेपन रख देता है और हंसते हुए कहता है बच्चे तुमने तो जैकपॉट मार लिया, क्या तुम बीस्ट इन्फिकेशन के बाद वापस ह्यूमन बन सकते हो, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना, यह एक रेयर स्पेशल एबिलिटी है। यानहा को देखते हैं जो जिनयांग से कहती है आखिर तुम हो कौन, तुम्हें इसके बारे में इतना कुछ कैसे पता। जिनयांग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं सब कुछ जानती हूँ। जब भी इंस्ट्रक्टर ली उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है इसका नाम जिनयांग है, ये इस बार ब्लेजिंग ब्लड की कैंडिडेट है और ये सीनियर रिसर्चर है टेक्निकल इंटेलिजेंसी ब्यूरो से, और इसके ओल्ड मैन मेजर जनरल जिन एचेंग है जो रेड डिपार्टमेंट में है। जिनयांग को देखते हैं जो चिढ़ते हुए कहती है इंस्ट्रक्टर ली आपने तो मेरे मिस्टीरियस ऑरा को खत्म ही कर दिया। आगे इंस्ट्रक्टर ली कहता है ठीक है टेस्ट खत्म हुआ, यानहाओ अब मुझे बीस्ट कोर वापस कर दो। ये सुन के यानहाओ परेशान होते हुए कहता है इंस्ट्रक्टर ली ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको बीस्ट कोर नहीं दे सकता। और वह अपना हाथ उठा के विस्ट गार्ड दिखाते हुए कहता है वह मेरे बॉडी से चिपक गया है, वो मुझे जाने नहीं दे रहा। यानहाओ इंस्ट्रक्टर ली को इस सभी के बारे में बता रहा होता है और हम देखते हैं झांग जिन को जो यानहाओ को देख के गुस्से में सोचता है बीस्ट कोर एक्चुअली में उसके बॉडी में चला गया, मुझे तुरंत इसके बारे में ग्रीनवेन लोगों को बताना होगा, ये लड़का टेस्ट के लिए परफेक्ट सब्जेक्ट है। सीन शिफ्ट होता है वहां से रेडियोलॉजिक रूम में, जहाँ पे हम देखते हैं चैन को जो एक मशीन में लेटा होता है और वह मशीन उसके बॉडी को स्कैन कर रहा होता है। हम देखते हैं एक रिसर्चर को जो उसके बॉडी को देख के कहता है अनबिलीवेबल, इस लड़के के बॉडी में वह बीस्ट कोर कैसे ग्रो कर सकता है। ये सुन के दूसरा आदमी कहता है और ऐसा लगता है कि बीस्ट कोर उसके शरीर में फ्यूज हो गया है, इसे हटाने का कोई रास्ता नहीं है। और वह पीछे खड़े येलो हेयर वाले आदमी से पूछता है डायरेक्टर जिन आप क्या सोचते हो। हम देखते हैं यही जिन चेंग है जो मेजर जनरल है जो टेक्निकल ब्यूरो का डिप्टी डायरेक्टर है। और हम देखते हैं उसके साथ जिनयंग भी होती है। डिप्टी डायरेक्टर कहता है वह स्टडी के लिए वर्थ इट है, मैं श्योर हूँ कि वो अभी भी कुछ सीक्रेट छुपा रहा है। जब भी हम देखते हैं वहाँ पे इंस्ट्रक्टर ली आते हुए कहता है सिचुएशन
कंडीशन कैसी है डायरेक्टर जिन, उस बच्चे का बैकग्राउंड क्या है। ये सुनकर डायरेक्टर जिन कहता है, क्या ब्लेजिंग ब्लड अभी भी उस कठोर नियम पर कायम है जो 40% से कम एफिनिटी वाले को स्वीकार नहीं करते। हम देखते हैं व्हाइट हेयर वाले आदमी को जिसका नाम सोंगलियन होता है, जो सोंगर्यू का फादर होता है, चीफ ऑफ स्टार जनरल होता है स्पेशल रिस्पांस यूनिट का। चीफ कहता है, नाटक करना बंद करो ओल्ड जिन, बस मुझे बताओ क्या हो रहा है। ये सुनकर डायरेक्टर जिन स्क्रीन की ओर देखते हुए कहता है, मैं ग्रीन वेन ग्रुप के साथ टेस्टिंग इक्विपमेंट विकसित करने वाली टीम का लीड किया। मैं हर किसी से बेहतर जानता हूँ, वह 0% नहीं था। ये सुनकर जिनयंग अपने फादर का हाथ पकड़ते हुए कहती है, फादर जल्दी बताइए, आप सस्पेंस करके मुझे मार ही डालोगे, उसके साथ क्या डील है। ये सुनकर डायरेक्टर जिन हंसते हुए कहता है, मशीन चार्ट से बाहर चली गई, उसका एफएनटी अनप्रिडिक्टेड है, ये हमारे द्वारा निर्धारित थेरेटिकल मैक्सिमम 100 सेट से अधिक है। ये सुन के सोंगर्यू का फादर वहाँ से जाते हुए कहता है, योंगसिंग मेरे साथ अभी आओ। इधर देखते यानहा को जो उस मशीन में लेटा होता है और अपने मन में सोचता है, मेरे शरीर में जो ब्लैक क्रिस्टल है वह ब्लैक से रेड हो रहा है, क्या यह इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उस छोटे से बीस्ट कोर को एब्जॉर्ब किया। और इस्तेमाल करते हुए आगे कहता है, इससे पहले जब मैंने एक ओवरलोड क्लास के इंसेक्ट के बीस्ट कोर को एब्जॉर्ब किया था तो मैंने उसकी स्पेशल एबिलिटी को चुरा लिया और मैंने अपने बॉडी में क्रिस्टल कोर को एक्टिवेट कर लिया। हालांकि इस बार मुझे लो लेवल बीस्ट कोर को एब्जॉर्ब करने से कोई एबिलिटी नहीं मिला, फिर भी मेरा क्रिस्टल कोर मजबूत हो गया। आगे कहता है, और क्रिस्टल कोर की प्योरिटी इंक्रीज हो गई, कलर डीप ब्लैक और स्कारलेट हो गया और टोटल क्रिम्सन फॉग स्टोरेज में कैपेसिटी बढ़ गया और क्रिम्सन फॉग एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी इंक्रीज हो गया। दूसरे शब्दों में कहे तो मैं एब्रेशन जितना स्ट्रांग हो गया और उन्हें एब्जॉर्ब करके मैं उतना ही स्ट्रांग बन गया। जब तक मैं एब्रेशन को लूटता रहूंगा मैं इनफाइनाइटली एवॉल्व करता रहूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है स्पेशल रिस्पांस यूनिट के ब्लेजिंग ब्लड हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे कैप्टन सॉन्ग किसी से कह रही होती है, मैं ही हूँ जो यानहाओ को यहाँ लाई थी, उसे मेरी टीम में शामिल होने से क्या प्रॉब्लम है। हम देखते हैं सोंगर्यू जिसे कह रही होती है वह उसका फादर होता है। उसकी बात सुन के सोंगर्यू का फादर कहता है, कैप्टन सॉन्ग तुम अपनी रैंक और अपनी टोन याद रखो, और एक बात और, क्या तुम उस सी रैंक के कंटेंडर के बारे में ज्यादा चिंतित हो। ये सुन के कैप्टन सॉन्ग कहती है, फादर मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे अपनी टीम में शामिल करूंगी, क्या आप मुझे ऐसा सोल्जर बनाना चाहते हैं जो अपने प्रॉमिस को तोड़ दे। ये सुन के फादर कहता है, एक सोल्जर का प्रॉमिस उसके देश के प्रति होता है, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं, और यानहाओ पहले से ही योंगसिंग के टीम में असाइन हो गया है, इसे चेंज नहीं कर सकते। और वहाँ से जाते हुए कहता है, एज अनदर ब्लेजिंग ब्लड स्क्वाड लीडर, क्या तुम सच में एक रिक्रूट के लिए उससे फाइट करना चाहती हो, इसे छोड़ो और अपने पोस्ट पर वापस लौट जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। ये सुन के कैप्टन सॉन्ग हाँ बोलती है और अपने मन में सोचती है, नहीं तो मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है ब्लेजिंग ब्लड बैरक लॉज में। जिनयांग को देखते हैं जो एक लेटर लाते हुए कहती है यानहाओ से, वे सभी लेक एंड चीसी सिटी में नई खोजे गए बिस्टो के घोंसले का पता लगाने के लिए ब्लेजिंग ब्लड के न्यूली रूकी को भेजा जा रहा है, और मैंने इंस्ट्रक्टर ली से रिक्वेस्ट की हम दोनों एक टीम में रहेंगे। फिर हमें यानहाओ का इंफॉर्मेशन दिखाया जाता है। यानहाओ रैंक का होता है और स्पेशल रिस्पांस यूनिट में ब्लेजिंग ब्लड लिंग योंगशिंग स्क्वाड लीडर के अंडर में होता है। फिर सिन वहाँ से शिफ्ट होता है योंगशिंग पे। यानहा और जिनयांग से कहता है, तुम्हारे मिशन का ऑब्जेक्टिव है खतरे के लेवल को जांचना और उसका आकलन करना, और इसके अलावा सतर्क रहना। यह एक लो लेवल बीस्ट नेस्ट हो सकता है, लेकिन क्रिम्सन फॉग अनप्रिडिक्टेबली चीजों को चेंज कर सकता है। ये सुन के जिनयांग कहती है, डाटा कलेक्शन मेरी स्पेशलिटी है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ध्यान रखूंगी। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं बहुत सारे मिलिट्री व्हीकल्स को जो कहीं दूसरी ओर जा रहे होते हैं। उसी मिलिट्री व्हीकल में यानहाओ और जिनयांग होती है, जहाँ पे जिनयांग यानहाओ से कहती है, बीस्ट के नेस्ट को 4 खतरों के लेवल में डिवाइड किया गया है, जिसमें लो लेवल, मिड, हाई और एक्सट्रीम इसके डिफरेंट टाइप है। लो लेवल बीस्ट नेस्ट है जिसकी ओर हम जा रहे हैं, वह एक छत्ते जैसा है और उसका स्ट्रक्चर सिंपल है, लेकिन आंतरिक रोगों का एक जटिल नेटवर्क है जो सबसे घातक हिस्सा
हिस्सा है और पॉइजनस स्ट्रिंग मारने वाली मधुमक्खियां एक झुंड में रहती है जिसमें बड़ी संख्या में वर्कर मधुमक्खियां और सोल्जर मधुमक्खियां शामिल है। ये सुन के यान्हाव कहता है एक अकेला आदमी भी नेस्ट की देखभाल कर सकता है, लेकिन क्या हमें सचमुच में 3 ट्रक भर लोगों की जरूरत है? ये सुन के जिनियन कहती है वह आयरन बीस है ना कि हनी बीस। जब हम देखते हैं ड्राइवर कुछ सामने देख के चौंक जाता है और उन लोगों से कहता है ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ होने वाला है। ये सुन के यान्हाव विंडो से बाहर देखने लगता है। हम देखते हैं हवा में कुछ फ्लोट कर रहा होता है। ये और कोई नहीं आयरन बीस होते हैं जो इन्हीं लोग की ओर आ रहे होते हैं। ये देख के यान्हाव कहता है ये तो मधुमक्खियां हैं, ये तो बहुत बड़ी है। ये सुन के जिनियन कहती है मैंने तुमसे कहा था कि स्काउट क्लास की आयरन बीज है ना कि हनी बीज। जब ये ड्राइवर अपने गाड़ी को घुमाते हुए सभी से कहता है सभी लोग मजबूती से पकड़ लो। और हम देखते हैं उस मधुमक्खियां ने अपने स्ट्रिंग से उन सभी पर अटैक कर दिया होता है। ये देख के जिनियन कहती है ये बहुत बुरा हुआ, ये आयरन बीज हम पर स्ट्रिंग अटैक कर रही है और हमारा आर्मर्ड व्हीकल इससे सामना नहीं कर सकता। जब यान्हा अपने क्रिम्सन एनर्जी का यूज करके दोनों विंडो के आसपास एक शील्ड बना देता है और कहता है मैं बाहर जाकर इस झुंड को संभाल लूंगा। और अपने मन में सोचता है ये परफेक्ट चांस है न्यू मूव टेस्ट करने का। हम देखते हैं उस मधुमक्खियों का स्ट्रिंग पूरे व्हीकल में घुस जाता है, लेकिन यान्हा ने जो शील्ड बनाया होता है उस पे सारे अटैक डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। फिर यान्हा व्हीकल का गेट खोल के बाहर आ जाता है और अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करते हुए कहता है तुम सभी लोग कहीं छिप जाओ और अपना बचाव करो, मैं उसका ध्यान रखूंगा और जल्द ही वापस आ जाऊंगा। और हम देखते हैं यान्हा उस मधुमक्खियों के पास जाके अपने बड़े क्लॉ से उन सभी पर अटैक कर देता है। ये देख के वह ड्राइवर शॉक होते हुए कहता है उसका ये कैसी एबिलिटी है, डोर को वेपन की तरह यूज कर रहा है। ये सुन के जिनियंग उससे कहती है यह एक ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी है, उसने असेसमेंट के दौरान एक बीस्ट कोर को एब्जॉर्ब कर लिया था। उस समय मैंने सोचा था कि वह सिर्फ अपने आप को ही ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अपना ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट पर यूज कर सकता है। और वह खुश हो जाती है और एक पेपर पेन लेके नोट बनाते हुए कहती है इसका मतलब ये है कि वह किसी भी चीज को वेपन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये तो इनक्रेडिबल है, मुझे उसकी कॉम्बैट डाटा रिकॉर्ड करनी चाहिए और उसके वापस आने पर मैं जरूर उसका स्टडी करूंगी। सीन शिफ्ट होता है यान्हा पे जो उन मधुमक्खियों से फाइट कर रहा होता है। जब भी उसके ऊपर कोई अटैक करता है हम देखते हैं वह चीज एक बुलेट की तरह फायर होती है और सीधा जाके यान्हा के शील्ड के आर पार हो जाता है। हम देखते हैं वह चीज एक बड़ा सा डंक होता है। उसे देख के यान्हा दूसरी ओर देखते हुए अपने मन में सोचता है ये चीज आयरन बीस के स्ट्रिंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और ये मेरे डिफेंस को भी ब्रेक कर दिया। मुझे पता लगाना होगा कि ये कहां से आया, वरना यह मुझे अंत तक थका देगा। फिर वह जिनियन से चिल्लाते हुए कहता है एक और एनिमी है और अटैक अननोन जगह से आ रहा है जिनियंग, और तुम सभी लोग केयरफुल रहो और कहीं छुप जाओ। ये सुन के जिनियंग और ड्राइवर आर्मर ट्रक से उतर जाता है और एक पत्थर के पीछे छिपने चले जाते हैं। देखते हैं एक दूसरे आर्मर ट्रक से एक सोल्जर अपना वेपन लेके आगे जा रहा होता है। जब भी जिनियंग उस सोल्जर से चिल्लाते हुए कहती है बाहर मत जाओ, वह सोल्जर कहता है आयरन बीस फायर से डरते हैं। हम देखते हैं उस सोल्जर ने जो गैस टैंक पहना होता है उसके ऊपर वही एनिमी उसके टैंक पे अपने स्टिंग से अटैक करता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वह सोल्जर उसी आग में जल के खत्म हो जाता है। जब यान्हा फाइट करते हुए जिनियंग से पूछता है उस ग्रीन स्पाइक का क्या मामला है। ये सुन के जिनियंग अपने टैब में उस मधुमक्खी का जानकारी यान्हा को बताते हुए कहती है वह एक हाउंड क्लास की क्वीन है, उसकी पूंछ के डंक में इतना पॉइजन है कि सी रैंक के नीचे के किसी आर्मर को ब्रेक कर सकती है। वह एक हाउंड क्लास की है, लगता है हमारे पास गलत जानकारी आई है, ये कोई लो लेवल का कमजोर बीस्ट का नेस्ट नहीं है। ये सुन के यान्हा फाइट करते हुए कहता है तुम इस स्काउट क्लास की मधुमक्खियों की देखभाल करने में मेरी मदद करो और मैं उस क्वीन पे अटैक करने जा रहा हूँ। ये सुन के जिनियंग अपने पावर को एक्टिवेट करती है और इसका पावर होता है बेसिक एबिलिटी होता है जो एक एलिमेंटल टाइप विंड पावर है। और वो अपने हाथों से एनर्जी निकालते हुए कहती है स्ट्रॉन्ग, जिससे हम देखते हैं उसके अंदर से विंड के बहुत सारे स्लैश उस मधुमक्खियों को यान्हा से साइड करने लगते हैं और एक सीधा रास्ता बना देता है, जिससे यान्हा के पास एक रास्ता बन जाता है उस क्वीन के ऊपर अटैक करने का। फिर यान्हा उस क्वीन को देखता है, हम देखते हैं उस क्वीन के अंदर से रेड फॉग निकल रहा होता है। जब यान्हा एक कपड़े को मोड़ के अपने पावर यूज करके उसे एक स्पेयर में कन्वर्ट कर देता है। अब ये तो पता नहीं कि वो कपड़ा किधर से है। फिर वो अपना पाँव जमीन पे पटकता है और उस स्पेयर को रेडी करते हुए उस क्वीन के ऊपर थ्रो कर देता है। हम देखते हैं वो अटैक सीधा क्वीन की ओर जा रहा होता है और सीधा उसके पेट में घुस जाता है, जिससे वह क्वीन मरती नहीं है लेकिन वह वहां से भागने लगती है। उसे भागते देख के जिनियंग कहती है रुको
उसको ये इम्पॉसिबल है। यानहाओ ने उसके वाइटल पॉइंट पर अटैक किया था, लेकिन वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। एक हाउंड क्लास में इतना पावर कैसे हो सकता है? और अपने मन में सोचती है, क्या ये इसका कारण हो सकता है? और यानहाओ के पास भागते हुए आती है और कहती है, यानहाओ उसे भागने मत देना, नहीं तो वह एक ओवरलोड क्लास में इवॉल्व हो सकती है। जब यानहाओ वहीं पे थक के गिर जाता है और कहता है, छोड़ो इसे, मेरे पास कुछ बचा नहीं है। और अपने मन में सोचता है, बिना किसी क्रिम्सन फॉग के मेरी एनर्जी एक पल भर में खत्म हो गया। मुझे क्वीन मधुमक्खी के लिए मुझे कुछ बचा कर रखना चाहिए था। जब भी जिनयांग यानहाओ को ऐसे लेटे देख के कहती है, अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम ये ट्राई कर रहे हो कि तुम्हें कुछ स्कोर पॉइंट मिल जाए? और मुझे मत बताओ कि तुम्हें इस जवान औरत की जरूरत है जो तुम्हें माउथ एनर्जी दे सकती है। ये सुनकर यानहाओ उठ जाता है और कहता है, मुझे छोटी बच्चियों में इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर जिनयांग गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम किसे छोटी बच्ची कह रहे हो? फिर वह शांत होकर यानहाओ के पास बैठ जाती है और उसे एक चॉकलेट देते हुए कहती है, इसे खा लो और आराम करो। ये सुनकर यानहाओ कहता है, वास्तव में ऐसा नहीं है कि मैं भूखा हूँ, लेकिन फिर उस चॉकलेट को ले लेता है। जब फिर सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पे वह ड्राइवर उन लोगों को ठीक देख के कहता है, यानहाओ क्या आप सब ठीक है? यानहाओ उससे कहता है, हाँ हम ठीक है। और आगे कहता है, चलो इस जगह को खाली कर दो और एक टेम्पररी डिफेंसिव पोजीशन टेस्ट सेट कर दो, हमें इसकी तुरंत रिपोर्ट करनी है। फिर सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पे यानहाओ और जिनयांग उस मधुमक्खी के छत्ते के पास आ गए होते हैं। जब जिनयांग अपने हाथ में एक डिवाइस लेकर उसे चेक करते हुए कहती है, नेस्ट में क्रिम्सन फॉग की सांद्रता अभी भी कम है, हम प्रोटेक्टिव सूट पहन के अंदर जाएंगे। ये सुन के यानहाओ कहता है, क्या हम बैकअप का इंतजार नहीं कर रहे? ये सुन के जिनयांग कहती है, वह क्वीन मधुमक्खी घायल हो गई है और ये हमारे लिए डेटा इकट्ठा करना और उसे खत्म करने का मौका है। इसके अलावा इस बीस्ट के घोंसले का थ्रेट लेवल मिड से हाई बढ़ा दिया गया है। अगर हम ये काम करते हैं तो हम अपने लेवल से ऊपर का मिशन पूरा कर लेंगे और तुम इसके बेनिफिट्स के बारे में सोचो। फिर सीन शिफ्ट होता है स्पेशल रिस्पांस यूनिट हेडक्वार्टर के चीफ स्टाफ ऑफिस में, जहाँ पे सोंगर्यू का फादर योंगशी से कहता है, इस समय हायर अप्स कम्प्लीटली डिवाइड है, सिर्फ हमारा फैक्शन ही उससे हायर टायर के संपत्ति के रूप में डेवलप नहीं करना चाहता। और एक पागल साइंटिस्ट का ग्रुप भी है जो इसे टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में उपयोग करने के लिए शोर मचा रहे हैं। और पीछे पलट के कहता है, यानहाओ खास है, उस पर नजर रखो। जब भी योंगशिंग के पॉकेट में से इमरजेंसी ट्रांसमिशन बजने लगता है। ये सुन के सोंगर्यू का फादर कहता है, इसे जल्द ही ठीक करो। फिर वह फोन पे बात करते हुए कहता है, क्या यानहाओ की टीम जिस बीस्ट नेस्ट में है उसका थ्रेट लेवल लो से हाई की ओर बढ़ रहा है और यानहाओ और जिनयांग पहले से ही अंदर चले गए। फिर वह फोन रख के सोंगर्यू के फादर से कहता है, ये तो बेतुका है। ये सुन के सोंगर्यू का फादर कहता है, वह जिनयांग लड़की भले ही चंचल लग सकती है, लेकिन वह वास्तव में बहुत सतर्क है, वह ऐसा जोखिम नहीं उठाएगी, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। फिर वह ऑर्डर देते हुए कहता है, मदद के लिए नजदीकी ब्लेजिंग ब्लड यूनिट को भेजो और सोंगर्यू कमांड संभाल रही है, उन्हें तुरंत वहां से हटाओ। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जिनयांग और यानहाओ की सुरक्षा और सेकंड ऑब्जेक्टिव है बीस्ट के नेस्ट को निवेश करना। फिर हम देखते हैं पीछे से योंगजिंग आता है जो चीफ को रिपोर्ट करता है। उसे देख के योंगशिंग कहता है, तुम तो हॉस्पिटल में थे। जब सोंगर्यू का फादर कहता है, योंगशिंग मैं तुम्हारे छोटे भाई को सोंगर्यू के अंडर सर्व के लिए कह रहा हूँ, कोई आपत्ति है? फिर हमें पता चलता है योंगशिंग और योंगजिंग दोनों ब्रदर्स है। योंगशिंग ये बात सुन के कुछ नहीं कहता। आगे सोंगर्यू का फादर कहता है, लिन योंगजिंग तुरंत कैप्टन सोंगर्यू को रिपोर्ट करो और उनके एजेंट के रूप में काम करो, ये एक ऑर्डर है। ये सुन के योंगजिंग यस बोलता है। जब ही योंगशिंग कहता है, तो आप ही थे जिन्होंने पहले भी उसके लिए सोंगर्यू के साथ रहने की अरेंजमेंट की थी। ये सुन के सोंगर्यू का फादर पीछे पलट जाता है और उन लोगों से कहता है, तुम सभी जाओ यहाँ से। और अपने मन में सोचता है, सोंगर्यू मुझे पता नहीं कि तुम यानहाओ के बारे में इतना चिंतित क्यों हो, लेकिन तुम्हारा ये ओल्ड फादर बस इतना ही कर सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है यहाँ से यानहाओ और वे दोनों प्रोटेक्टिव सूट पहन के उस नेस्ट के अंदर जा रहे होते हैं, जहाँ पे यानहाओ जाते हुए अपने मन में सोचता है, ब्लेजिंग ब्लड के मेंबर के रूप में केवल जिनयांग और मेरे पास ही प्रोटेक्टिव कॉम्बैट सूट है जो क्रिम्सन फॉग को रजिस्ट कर सकता है। मैं बस यही आशा करता हूँ कि ये स्मूथली चले। जब ही जिनयांग पीछे से कहती है, एनर्जी रीडिंग में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन अगर पहले वाली क्वीन मधुमक्खी एक ओवरलोड क्लास में इवॉल्व हो जाए तो इस नेस्ट को साफ करना अधिक कठिन होगा। जब ही यानहाओ कुछ सेंस करके कहता है, वहीं पे रुक जाओ। जब ही
हम देखते हैं दीवार तोड़ के वही क्वीन मधुमक्खी यान्हा और जिनियंग के पास आ जाती है। उसे देख के जिनियंग कहती है, डैम इट, ये तो म्यूटेंट आयरन आर्मर्ड पॉइजनस स्ट्रिंग क्वीन है। इसके आकार और इसके स्ट्रिंग को देखो, ये तो ओवरलोड क्लास की है। वह एक्चुअली में इवॉल्व हो गई और अपने मन में सोचती है, यह कैसे संभव है? यह क्रिम्सन फॉग की सांद्रता इतनी कम है कि इतनी तेजी से विकास दर को सहन नहीं किया जा सकता। और हम देखते हैं उस क्वीन मधुमक्खी के पीछे बहुत सारे स्काउट क्लास के भी मधुमक्खियां आगे होते हैं। उसे देख के जिनियंग चिल्लाते हुए कहती है, इतना ही नहीं, स्काउट क्लास के भी पॉइजनस स्ट्रिंग मारने वाली मधुमक्खियां भी अधिक शक्तिशाली हो गई है। फिर वो अपना डिवाइस देखते हुए कहती है, यहाँ पे क्रिम्सन फॉग की सांद्रता पहले से ही वार्निंग लेवल से अधिक हो चुका है, तो फिर एनालाइजिंग अलार्म क्यों नहीं बजा? जब भी वह क्रिम्सन फॉग के कारण खांसने लगती है और घुटने के बल गिर जाती है। उसे देख के यानो कहता है, क्या तुम ठीक हो? हम देखते हैं जिनियंग को जो जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है और कहती है, और हमारे प्रोटेक्टिव सूट के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। वह क्रिम्सन फॉग के खिलाफ कम इफेक्टिव है। ऐसा लगता है कि हमारे ब्लेजिंग ब्लड में कोई गद्दार है। जब भी वे सभी मधुमक्खियां अपने स्ट्रिंग से यान्हा और जिनियंग पर अटैक करने लगते हैं। यान्हा जिनियंग का हाथ पकड़ के उस अटैक को डॉज करता है और वहां से भागते हुए कहता है, हमें रिट्रीट करना होगा। और भागते हुए अपने मन में सोचता है, जब मैं पूरी तरह से थक गया था तभी क्रिम्सन फॉग की ताजा आपूर्ति मेरे सामने आ गई, लेकिन मुझे पहले जिनियंग को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना होगा, वरना मैं इस जगह पर फाइट नहीं कर पाऊंगा। जब वह एक स्टोन के दीवार पर लात मार के उसे तोड़ देता है और जिनियंग को वहीं छोड़ देता है और कहता है, यहाँ पे छुप जाओ, ये जगह छिपी हुई है और अच्छी तरह से हवादार है, तुम यहाँ कुछ देर रुक सकती हो। और आगे कहता है, जिनियंग तुम हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करो और रिफोर्समेंट ग्रुप को सूचित करो कि प्रोटेक्टिव सूट लाए, और मैं जाकर उन सभी को रोकता हूँ। ये सुन के जिनियंग सैल्यूट करते हुए कहती है, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उन्हें बीस्ट नेस्ट के अंदर से सभी डेटा और लेटेस्ट सिचुएशन अपडेट करूंगी। फिर वह कहती है, यान्हो अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें नर्क में हंट करूंगी। ये सुन के यान्हो हंसते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। फिर वह उस जगह से बाहर निकल जाता है और उस ओवरलोड क्लास मधुमक्खी क्वीन के पास आ जाता है और उसे देख के अपने मन में सोचता है, तो फाइनली मेरे पास इतनी पावर है जिसे मैं केयर करता हूँ उसे मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो इस बार मैं वही प्रॉमिस कर रहा हूँ जो मैं जिया जुन से किया था, और अपने हाथों में उसी ओवरलोड क्लास बीटल की तरह पावर यूज करते हुए कहता है, मैं निराश नहीं करूंगा।